Hey all, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ दिव्या नारंग। जैसा कि हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे प्रियम्बल के बारे में, हमने प्रियम्बल का पूरा उसका व्यू पढ़ लिया था, उसमें क्या क्या टर्म्स यूज़ हुए हैं। अब आज हम उसको थोड़ा सा डिटेलिंग में, नॉट दैट अ लॉन्ग वीडियो बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेलिंग में हम पढ़ेंगे कि प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल के टर्म्स क्या हैं, उसके मीनिंग समझेंगे सो दैट यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसा कि लास्ट टाइम पे पूरा प्रियम्बल बताया गया था कि प्रियम्बल एग्जैक्टली होता क्या है, एक तरीके से हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स है, उसमें पूरा स्टेटमेंट्स है, एक तरीके से हमारी गाइड है। इट इज़ अ यू कैन से एज इट इज़ अ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट और इट इज़ अ गाइड जिसमें कि हमारे सारे एक्ट्स रेगुलेशंस के लिए पूरा एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दिया गया है। उसमें प्रियम्बल में उसका क्या पर्पस है, हम लोग ने टर्म्स पढ़ते हैं सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी। तो इन सब का पर्पस क्या है, इन सब के बिहाइंड इसका आइडिया क्या है, इसका यूज़ क्या है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस टर्म्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ये सब के बारे में ये डील करता है, उसका नेचर बताता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स बताता है, ये कहाँ का सोर्स है, ये सारी चीज़ें बताता है। तो प्रियम्बल, इफ़ यू से इन अ शॉर्ट, इट इज़ अ सेट ऑफ एक्ट्स और रेगुलेशंस in which a whole introductory statement has been given, or it is a guide where the purpose, its nature, uses, ideas, principles, objectives have been dealt with it. Clear? अगर हम बात करते हैं प्रियम्बल की, तो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट कहीं से तो आया होगा। प्रियम्बल जो है हमारा सबसे पहले जब ड्राफ्ट हुआ था, ये किसने ड्राफ्ट किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको फर्स्ट टाइम ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो जब हम इसको ड्राफ्ट करते हैं ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो वो जो फर्स्ट स्टेज होती है दैट इज़ नोन एज योर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ओके, तो ये ड्राफ्ट किया गया था, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। मतलब कि वहाँ पे इसका आइडिया प्रपोज किया गया था कि क्या इसके यूजेस, क्या आइडियाज़, क्या प्रिंसिपल्स, हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 में फर्स्ट टाइम हमने वहाँ पे ड्राफ्ट किया गया था, उसका एक प्रपोजल रखा गया था, एक ओवरव्यू रखा गया था, देन वी हैव अडॉप्टेड इट। और ये हमारा जब प्रियम्बल को एज अ प्रियम्बल की तरीके से जब हमने इसको देखा था, वो था कब? 22 जनवरी 1947 में। उसके बाद कब आया वो आप लोग को पता ही है, 26 नवंबर 1949 में। क्लियर है? तो ये चीज़ें हो गई। इसमें हमने समझ लिया प्रियम्बल होता क्या है, प्रियम्बल का पर्पस क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें डील की गई हैं, किसने फर्स्ट टाइम ड्राफ्ट किया, कहाँ से ये प्रपोजल आया, कब हमने एज अ प्रियम्बल इसको अडॉप्ट करा, क्या इसमें कभी अमेंडमेंट्स हुए हैं? येस। या क्या हम इसमें अमेंडमेंट्स ला सकते हैं? तो करेक्ट। इसमें जितने भी अमेंडमेंट्स, हमारे जो 2-3 टर्म्स के अमेंडमेंट्स हुए थे, तो सारे अमेंडमेंट्स कब हुए थे? 42nd अमेंडमेंट एक्ट में हुए थे। इसमें हमारे टर्म्स ऐड किए गए थे, दैट इज़ योर सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये टर्म्स हमने इसमें ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। अब कब कहाँ यूज़ हुआ है, अब ये पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू एवरीवन। चलिए अब हम बिगिन करते हैं, वन बाय वन इसके टर्म्स को समझते हैं जो हमने इसमें यूज़ किए थे। फर्स्ट टर्म इज़ योर सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है कि हमारी जो इंडिया है, इंडिया जो है हमारी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी और द अदर कंट्री। इंडिया इज़ नॉट डिपेंडेंट और ना ही डोमिनेंट है ऑफ किसी भी कंट्री में। दैट इज़ इंडिया फ्री गवर्नमेंट है, डायरेक्टली पीपल के द्वारा हम इसको इलेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट जो होती है थ्रू द पीपल आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, और वही लोग जो होते हैं लॉ बनाते हैं और पीपल को गवर्न करते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, दैट मीन्स इसको हम अमेंड या फिर हम इसमें मॉडिफिकेशंस या फिर हम इसमें चेंजेस और ऑल्टरेशंस नहीं ला सकते। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द
बेसिक स्ट्रक्चर। सो सॉवरेन से हमें क्या समझ में आया कि इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हमें किसी और कंट्री की ज़रूरत नहीं है इंटरफेरेंस की, और हम अपने इंटरनल अफेयर्स या इंटरनल प्रॉब्लम्स या कुछ भी होती है वो हम इंटरनली उसको मैनेज कर देते हैं, इंटरनल पावर्स मैनेज हो जाती है, हमें किसी भी और कंट्री की ज़रूरत नहीं है। वी आर अ फ्री गवर्नमेंट, और यहाँ पे पीपल ही जो पीपल होते हैं वही इसको डायरेक्टली एलेक्ट करते हैं। बिफोर दिस, सॉरी आई मिस्ड वन थिंग, बिफोर मूविंग दिस, अगर आप लोग को प्रियम्बल याद हो तो हमारी लाइन शुरू होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो व्हाट इज दिस? वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब यही हमारा जो है सोर्स है, प्रियम्बल का जो हमारा सोर्स है वो यही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द सोर्स। इसका क्या मतलब है कि प्रियम्बल कोई बाहर के लोगों ने आके नहीं बनाया है, इंडिया के लोगों ने ही ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल बनाया गया है। तो जब हमारी ये ड्राफ्ट हुई थी तो वहाँ पे इंडिया के ही लोग थे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, तो इंडिया के लोगों ने ही इंडिया के बिहाफ के लोगों के बिहाफ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही प्रियम्बल का प्रपोजल रखा था। सो that means the source, it is the source of the preamble, that is we the people of India. So we the people of India जो पहली लाइन है प्रियम्बल की, that defines the source। उसके बाद से हमारे टर्म्स आते हैं we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। तो यहाँ से हमने समझा था ये टर्म्स जो कि क्या होते हैं, ये डिफाइन करता है कि द नेचर ऑफ द प्रियम्बल, क्या समझाता है, नेचर ऑफ द प्रियम्बल। आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे ट्रिक याद आ गई, आप याद कैसे रख सकते हो ये सारे टर्म्स, दैट इज योर सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो SSSDR बना, सो यू कैन रिमेंबर सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत एंड DR मीन्स डॉक्टर, सो सुशांत सिंह राजपूत एंड डॉक्टर DR, सो दैट बिकम्स योर सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सो पढ़ाते पढ़ाते ये एकदम से स्ट्राइक कर गया, सो यू कैन यूज़ इट इफ़ यू फील इट ईजी टू अंडरस्टैंड। सो ये जितने टर्म्स हैं वो डिफाइन करता है द नेचर ऑफ द प्रियम्बल। उसके बाद जो हम टर्म्स पढ़ते थे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, दैट डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द preamble, and then comes your date 26 November 1949 where we have enacted this whole preamble, correct? Okay, let's come back to the topic again. So हम पढ़ रहे थे सॉवरेन के बारे में। सो सॉवरेन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इंडिया जो है हमारी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। ओके या सो इंडिया जो है हमारी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम किसी और पे एक्सटर्नल लोगों पे डिपेंड नहीं होते या दूसरी कंट्री पे डिपेंड नहीं होते, हम अपने आप से ही बेसिक हम अपने इश्यूज जो होते हैं मैनेज कर लेते हैं इंटरनली, करेक्ट? सो इंडिया इज़ अ independent country and it is directly elected by the people who make the laws, governs the people, and it is a part of the basic structure, that means it cannot be altered or changed. Clear? Second comes your socialist. So socialist was one of the term जो कि 42nd Amendment Act of 1976 में ऐड किया गया था, करेक्ट? सो सोशलिस्ट को अगर मैं बहुत स्पेसिफाइड वे में आप लोग को समझाऊं, पहले तो इसमें लाइन लिखी इट इज़ द ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्टिव फोर्सेस बाय द गवर्नमेंट, बट इफ़ आई एक्सप्लेन यू इन अ वेरी इजी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब सोशल, एक तरीके से हम कहते हैं ना सोशल होना। सो इससे आपको ये समझना है कि महात्मा गांधी जी ने एंड जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने फिलॉसफीज में दी थी, और उन्होंने बोला था कि हमें मतलब कि गवर्नमेंट को जो है इंडिया के वेलफेयर के लिए वी हैव टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। ओके, दैट मीन्स हाउ टू establish a welfare state means it means कि हमारे इंडिया में जो भी पोवर्टी है, गरीबी है, इनइक्वालिटी है, उसको हमें ख़त्म करना है। इनइक्वालिटी ऑफ द स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, पोवर्टी, हमें ये सारी चीज़ों को ख़त्म करके एक वेलफेयर स्टेट को डेवलप करना है। सो पुअर पीपल होंगे मीन्स पोवर्टी होगी, तो उनके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट को क्या काम करना है, हाउ दे कैन सेट अप अ वेलफेयर स्टेट। तो उनको जो है जितने भी रिसोर्सेज हैं वो
खुद ही से देखने हैं और डिस्ट्रीब्यूट करने हैं रिसोर्सेज इक्वली अमंग द पीपल, जिससे कि सब लोग एक वेलफेयर की तरफ बढ़ पाए और एक अच्छा हम अपने इंडिया को और प्रोग्रेस कर पाए। सो सोशलिस्ट जो था वो ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, और महात्मा गांधी जी और नेहरू जी की फिलॉसफी के बिहाफ में वी हैव टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट एंड वी हैव टू clean out and over all the poverty and the inequalities which are existing, which has to be taken care by the government. I hope it is clear. नेक्स्ट पॉइंटर इज योर सेक्युलर। सेक्युलर से आपको समझ में आता है कि थोड़ा हम रिलीजन्स के बारे में बात करते हैं। रिलीजियस, कितने रिलीजन्स इंडिया, वी से इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, दैट मीन्स हम फॉलो करते हैं डिफरेंट रिलीजन्स। सो अगेन दिस टर्म वॉज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स इन इक्वल सेंस। ठीक है, एक छोटी सी बात है कि सेक्युलर टर्म है, सी प्रियम्बल ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में बना है, बाकी शहरों बाकी देशों में भी बना है, फ्रांस में, ब्रिटेन में, सब जगह कुछ ना कुछ सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ हैं, बट इंडिया की आइडियोलॉजी डिफरेंट है। हम कभी कोई कॉपी नहीं करा, हमने आइडिया ज़रूर देखा था, बट हमारे खुद की आइडियोलॉजीज़, हमारे खुद की फ़िलॉसफीज़ थी जिसके बिहाफ में हमने ये प्रियम्बल ऐड किया गया था। बाकी देशों में जो बना है सेक्युलर, तो वहाँ पे एक नेगेटिव टर्म में हम सेक्युलर को देखते हैं, क्योंकि बाकी जगह क्या होता है, पब्लिक प्लेसेस में रिलीजन को मतलब आप अगर रिलीजियस कपड़े पहन के या स्पेशल उनका कुछ करके जाते हो तो पब्लिकली आपको अपना रिलीजन डिस्प्ले नहीं करना होता है, दैट इज़ योर नेगेटिव सेक्युलर। बट क्योंकि इंडिया है हमारा, तो इंडिया तो इज़ अ सेक्युलर स्टेट, वी ऑल नो। हमारे यहाँ तो अलग अलग धर्म निभाए जाते हैं, अलग अलग लोग हर फेस्टिवल्स को बहुत खुशी से मनाते हैं, दैट इज़ व्हाट वी स्टडीड, करेक्ट। डाइवर्सिटी है तो उससे रिलीजन्स को भी हम बहुत सारे रिलीजन्स हैं, हाउ इट इज़ अ पॉजिटिव सेक्युलर इन इंडिया, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला बहुत सी वैरायटी है। सो यहाँ पे इंडिया जब भी हम रेफ़र करते हैं इंडिया, हम ये नहीं कहते कि इंडिया एक हिंदू कंट्री है या इंडिया एक मुस्लिम कंट्री है या इंडिया एक क्रिश्चियन कंट्री, वी नेवर से लाइक दैट। हमारे यहाँ डाइवर्स कल्चर है और इंडिया में हम सारे कल्चर्स को और सारे रिलीजन्स को मनाते हैं। सो स्टेट का पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, बट इंडिविजुअल्स का अपना अपना रिलीजन है जो कि वो मेंटेन करते हैं, मनाते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर, स्टेट का स्पेसिफिक रिलीजन अगर हम बोले कि यही है, नो, इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, सब मनाता है एंड वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स इन इक्वल सेंस। तो इंडिया का देयर इज़ स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, बट इंडिविजुअल्स का रिलीजन है, दैट इज़ योर पॉजिटिव सेक्युलर। ओके, सो एक न्यूट्रल नेशन की तरीके से स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, बट सब लोग फ्रीली कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, मना सकते हैं और अपना इंजॉय कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सेक्युलर स्टेट, हमारा एक पॉजिटिव सेंस में। आई होप इट इज़ क्लियर। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू इन द मोस्ट स्पेसिफाइड वे और प्रिसाइज वे जो हो सकता है। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टर्म विच इज़ योर डेमोक्रेटिक। सो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, इंडिया फॉलो करती है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेटिक का मतलब यही होता है कि फॉर द पीपल बाय द पीपल, जो आप पढ़ते आ रहे हो। सो ये जो होता है रूल ऑफ द पीपल होता है, गवर्नमेंट जो होती है वो फॉर्म की जाती है बाय द पीपल ऑफ द इंडिया, करेक्ट। हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यू नो। सो यहाँ पे पीपल अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स आर इंटाइटल्ड टू वोट एंड कैन चूज देयर गवर्नमेंट। सो आपको यहाँ से एक टर्म देखा, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो दो तरीके की डेमोक्रेसी होती है, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि इंडिया हमारी इतनी हाई पॉपुलेशन कंट्री है, इतना डाइवर्स कल्चर है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मतलब क्या होता है, लोगों से पूछ के उनके डिसीजंस, उनकी राय लेके, उनका ओपिनियन लेके हम अपने ओपिनियंस को, इसी तरीके से लॉज को ले आते हैं, दैट इज़ योर डायरेक्ट। बट क्योंकि इंडिया में इतना पॉपुलेशन है तो हम हर लोगों से तो नहीं पूछ सकते, इसलिए यहाँ पे एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है। दैट मीन्स इंडिया के बिहाफ पे व्हाट वी डू, हम इंडिया में क्या करते हैं, कुछ लोगों को इलेक्ट कर देते हैं, वो इलेक्टेड पीपल जो होते हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, और ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल वही जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है अलग अलग ट्रैक्स को लेके, अलग अलग केसेस को लेके, तो वो ऑन बिहाफ ऑफ पीपल काम करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, और इस तरीके से वी फॉलो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी।
करेक्ट। फिर यहाँ पे डिसीजंस लेते हैं, वो कैसे लिए जाते हैं, जब हमारा कोई भी 18 ईयर्स अबव एज का पर्सन हो जाता है तो ही हैज़ द राइट टू वोट, तो ही हैज़ द राइट टू वोट, वो अपना कैंडिडेट चूज़ कर सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ द इलेक्शंस, और वहाँ से जो होते हैं डिसीजंस बनाए जाते हैं और कंट्री के लिए हम वही लॉज प्रिंसिपल्स और वही हम फॉलो करते हैं। सो वी फॉलो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, पीपल अबव एज ऑफ 18 ईयर्स आर इंटाइटल्ड टू वोट एंड कैन चूज देयर गवर्नमेंट। सो यहाँ से आपने टर्म समझा, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारा, इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, रूल ऑफ द पीपल है, करेक्ट। नेक्स्ट टर्म कम्स योर रिपब्लिक। ऑल द अथॉरिटीज़ ऑफ द स्टेट आर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जैसे कि अभी हमने पढ़ा इंडियन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, करेक्ट। ऐसे ही रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि हम ऐसा नहीं कि जो राजा पुराने चले आ रहे हैं उन्हीं का बेटा और उन्हीं के ख़ानदान के लोग ही आगे चल के गवर्नमेंट, मतलब आगे चल के वही लोग इलेक्ट होंगे, नहीं, हमारी ऐसी फिलॉसफी नहीं है। यहाँ पे हम इलेक्ट करते हैं, मतलब पीपल है जो गवर्नमेंट, पीपल है जो इलेक्ट करती हैं वाया द फॉर्म ऑफ इलेक्शंस, करेक्ट। और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी तरीके से फॉर्म होती है, करेक्ट। तो यहाँ पे जो हमारी अथॉरिटीज़ होती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कोई राजा वाला रूल नहीं है, हेरिडिटरी रूल नहीं है, हमारे यहाँ पीपल के थ्रू ही इलेक्ट किया जाता है, करेक्ट। यहाँ पे एक टर्म आता है आपका, हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट होते हैं और एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सो प्रेसिडेंट इज नोन एज द हेड ऑफ द स्टेट and prime minister is known as the head of the government। दो टर्म्स याद रखिएगा, head of the state is president, head of the government is प्राइम मिनिस्टर्स। तो रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया, राजा वाला सीन यहाँ नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर इलेक्टेड बाय द पीपल, अंडरस्टूड, ओके। अब हमारा नेचर हो गया है फिनिश, दैट इज़ हमने सारे टर्म्स SSSDR पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टर्म्स, दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में पहला ऑब्जेक्टिव है जस्टिस। सो व्हाट इज़ जस्टिस, नाम से क्लियर होता है कि लोगों को न्याय मिले, करेक्ट, लोगों को न्याय मिले, लोगों का हक, मतलब किसी भी फील्ड में किसी भी सेंस में लोगों का न्याय उनको मिलना चाहिए। इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ योर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक। अगर प्रियम्बल को आप गो तो याद करोगे, एंड टू सिक्योर टू ऑल द सिटीजन्स जस्टिस, वेयर वी हैव मेंशन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, करेक्ट। तो यहीं से बात आती है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। तो हमारा पॉलिटिकल का मतलब तो वी ऑल नो, यूनिवर्सल एडल्ट, जो अभी हमने पढ़ा कि राइट टू वोट होता है, अबव 18 ईयर्स ऑफ एज हैव राइट टू वोट। तो यहाँ पे किसी भी फॉर्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि हाँ लड़का है तो वोट कर सकता है, लड़की है तो वोट नहीं कर सकती, या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। एवरीवन हैज़ द राइट टू वोट, वेदर ही इज़ रिच, ही इज़ पुअर, ही इज़ अ मैन, ही इज़ अ वुमेन, व्हाटएवर डिसेबिलिटी है, एनीथिंग, कुछ यहाँ पे नहीं होता। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बिहाफ ऑफ एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, कुछ नहीं होता है, और इक्वली सबको राइट टू वोट होता है। दैट इज़ योर जस्टिस ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल बैकग्राउंड। सेकेंड कम्स ऑन द बिहाफ ऑफ सोशल बैकग्राउंड, मीन्स आपको बेस्ड ऑन योर कास्ट, बेस्ड ऑन योर सेक्स, रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, इन सब के बिहाफ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, एंड यू विल बी गिवन इक्वल राइट, यू विल बी गिवन इक्वल जस्टिस। सेम ऑन बिहाफ ऑफ इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बिहाफ में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ, बिफोर द लॉ सब इक्वल है, लॉ के सामने कोई अलग नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबका इक्वली ट्रीट किया जाता है। सो दिस इज योर जस्टिस। सेकेंड कम्स योर लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि लिबर्टी का मतलब है हमें बोलने का अधिकार है, वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी, ओके। अगर आपको प्रियम्बल याद आए, वी हैव लिस्ट डाउन लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। मतलब हमें अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार है, हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने का, हमें अपने भगवान को, अपने रिलीजन को फॉलो करने का, इन सब का पूरा अधिकार है। वी हैव दैट फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, अंडरस्टूड।
देन कम्स योर इक्वालिटी. इक्वालिटी के नाम से ही समझ में आता है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सब लोग इक्वल हैं एंड एवरी वन विल हैव अ इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. So equality of the status and of the opportunity and to promote among them all, men, women, rich, poor, किसी में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो कोई फिल्म स्टार हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पर्सन हो, चाहे वो एक नॉर्मल पीपल हो. अगर कोई लॉ है वो सबके लिए इक्वल है एंड एवरी वन हैज़ टू फॉलो इट, प्रमोट इट एंड दे ऑल हैव द इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. क्लियर? नेक्स्ट कम्स योर फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड की फीलिंग, भाईचारा. So it is a sense of brotherhood which prevails among all the sections of the people. So fraternity से आपको याद रखना है brotherhood feeling, brotherhood भाईचारा. यहाँ तक कि हम इंश्योर करते हैं कि फ्रेटर्निटी जो हो स्टेट्स के बीच में भी हो, उनके बीच में भी ब्रदरहुड फीलिंग हो, कोई लड़ाई ना हो, कोई दंगे ना हो और इक्वली सब लोग ब्रदरहुड फीलिंग के साथ, भाईचारे के साथ स्टेट्स के बीच में भी रहे. सो फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी and integrity of the nation. So integrity was the term again added in the 42nd amendment act में. So fraternity फिर से समझ लो, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. तो ये जितने terms थे हमारे, justice, liberty, equality, fraternity, that is your objectives of the preamble. So एक बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल को देख लेते हैं हम लोग फिर से. ओके, सो वी जस्ट अ फाइनल लुक, क्योंकि अब आपको टर्म्स आपने पढ़ लिए हैं तो मेरे हिसाब से अब आपको ईजी होगा अब ये रिलेट कर पाना, और पूरा प्रियम्बल आई थिंक अब बाय हार्ट आपको याद हो गया होगा, टर्म्स तो एटलीस्ट अब आप नहीं भूलोगे. सो वी द पीपल ऑफ इंडिया रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. सो दिस वाज योर सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ द, जस्ट अ सेकेंड. सो वी द पीपल ऑफ इंडिया जो था हमारा सोर्स था प्रियम्बल का, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया. देन वी स्टडीड सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. दिस वाज द नेचर एंड टू प्रमोट अमंग ऑल द सिटीजन्स जस्टिस ऑफ social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of the status, opportunity and to promote among them all. Then fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. तो ये सारे जो टर्म्स है ये ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है. अब इन आ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एज आई सेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुआ था 26 नवंबर 1949, जहाँ पे हमने इसको अडॉप्ट इन एक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन. सो ऑल दीज आर द मेन टर्म्स. इससे आपको समझ में आया होगा कि प्रियम्बल कैसे एक हमारी गाइड है, कैसे एक हमारे एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, और कैसे इसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस, यूज, प्रिंसिपल्स, आइडियाज, आइडियोलॉजी, सारी चीज़ें इसमें एक एज इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट की तरह डिफाइंड है, और कैसे यही टर्म्स आगे चल के आप फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैसे इन सबसे चलेगी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर प्रियम्बल. आई होप आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, प्रियम्बल से रिलेटेड टर्म्स क्लियर हुए होंगे, एंड आई होप कि आपको प्रियम्बल अब पढ़ते पढ़ते पूरा याद हो गया होगा. सो अगर हो गया हो तो दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग फॉर मी. सो आई होप everyone is clear with this. We'll meet you in the next lesson. We'll continue our polity course. So thank you. Have a good day. Bye bye. We'll meet you in the next lesson. Thank you.